Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss set number 3 of English language. It will be beneficial for all your exams conducted under DSSB board, whether it is PRT, TGT, Lekpal and LDC as well. Friends, before starting first question, I want to say something. अगर आपने इससे पहले वाले दो सेट नहीं देखे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं. द लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ओके, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपको पूछा गया है एरर के बारे में. तो किस पार्ट में एरर है आपसे ये पूछा गया है. क्वेश्चन को पढ़ लीजिए एक बार. माई सेल्फ एंड गोपालन विल टेक केयर ऑफ द फंक्शन ऑन संडे. तो इसमें किस पार्ट में एरर है, या फिर डी है नो पार्ट, जिसमें डी में कोई एरर नहीं है, नो एरर लिखा है. तो किस पार्ट में एरर है ये पूछा गया है इसमें. तो आपको यहाँ देखना होगा कि फर्स्ट पार्ट जो है उसमें आपको एरर दिख रही है. अगर आपको नहीं दिख रही तो चिंता मत कीजिए, अभी दिख जाएगी. सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसमें एरर क्या है, उसके बाद रूल डिस्कस करते हैं कि किस तरह से इसमें एरर हमें दिखी है. तो माई सेल्फ एंड गोपालन विल, सबसे पहली मिस्टेक तो यहाँ माई सेल्फ की है. शुरुआत में ही सब्जेक्ट के रूप में आई का यूज़ होता है, माई सेल्फ का यूज़ नहीं होता है. ठीक है, तो आई एंड गोपालन होगा या और माई सेल्फ का यूज़ नहीं होता है. ठीक है, एक तो बात ये है. दूसरी बात, इसमें अगर आई एंड गोपालन है तो आपको यहाँ दिख रहा है दो सब्जेक्ट हैं, और जब भी दो सब्जेक्ट होते हैं तो वो ऐसे ही नहीं लिखे जाते, उनका एक सीक्वेंस होता है. सीक्वेंस मतलब एक क्रम होता है उनका, और वो क्रम क्या है, उसका एक रूल होता है जिसको हम पढ़ लेते हैं. तो यहाँ आप देख सकते हैं रूल नंबर 2 को. रूल नंबर 2 में लिखा गया है साफ, जब विभिन्न प्रोनाउन एक ही सेंटेंस में प्रयुक्त हों और कोई बुरी बात का आभास ना हो. जब कोई एक ही सेंटेंस में बहुत सारे प्रोनाउन हो और किसी बुरी बात का आभास ना हो तो उन्हें 2, 3, 1 के क्रम में लिखा जाता है. तो उन्हें क्या होता है, 2, 3, 1 के क्रम में लगाते हैं. जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये पूरा अब यहाँ से आपको साफ नज़र आ रहा होगा, आप यहाँ से पढ़ लीजिए, फिर उसको डिस्कस कर लेते हैं. तो इसमें साफ लिखा है कि प्रोनाउन जब भी एक से ज़्यादा हो या फिर बहुत सारे प्रोनाउंस हो और कोई बुरी बात का आभास ना हो तो आप इस सेंटेंस को अभी छोड़ दीजिए. आप ये सोचिए सिंपल सेंटेंस है ये नहीं लिखा है. तो जब भी कोई भी 3 या 2 प्रोनाउन हो तो उसको 2, 3, 1 के सीक्वेंस में लगाते हैं. 2, 3, 1 का सीक्वेंस का मतलब ये है, सबसे पहले सेकंड पर्सन लगाते हैं, उसके बाद थर्ड पर्सन लगाते हैं, और लास्ट फाइनल में हम फर्स्ट पर्सन लगाते हैं. अब बात आती है सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन की. तो अगर आपको ये नहीं पता है सेकंड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन क्या होता है, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि आई और वी जो होता है, ये जो आप जो होते हैं, हम जो होते हैं, वो हमेशा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है, और जो सामने वाला यू जो होता है, जो हमसे बात कर रहा होता है, वो होता है सेकंड पर्सन प्रोनाउन, और जो पूरी दुनिया बचती है वो होती है थर्ड पर्सन प्रोनाउन. तो आपको ये समझ में आ गया होगा फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन ये है आई और वी, यानी कि हम जो हैं वो हैं फर्स्ट पर्सन, हमारे सामने वाला जो हमसे बात कर रहा है यू जो है वो सेकंड पर्सन, और जो पूरी दुनिया जो है बची वो है थर्ड पर्सन. थर्ड पर्सन में क्या किया जाता है, तो इसमें जितने भी बचे हैं ही, शी, दे, दीज, दोज, बाकी जितने भी बचे हैं तो वो सभी इसमें आ जाते हैं थर्ड पर्सन में. तो थर्ड पर्सन में हम यहाँ लिख दे रहे हैं थर्ड पर्सन. तो थर्ड पर्सन में क्या क्या आ जाते हैं, जैसे कि थर्ड पर्सन में दे, ही, शी और दैट, ये सभी क्या आ जाते हैं, ये सभी थर्ड पर्सन में आ जाते हैं, और इसके अलावा जितने भी होते हैं सभी ये थर्ड पर्सन में आते हैं. फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आते हैं तो आप नोट कर लेना यहाँ से, आई और वी ये होते हैं फर्स्ट पर्सन में, और सेकंड पर्सन में जो होता है वो होता है केवल यू. तो यू होता है सेकंड पर्सन में. अब आपको ये सीक्वेंस लगाना होगा 2, 3, 1 के सीक्वेंस में. और सबसे बड़ी बात, यहाँ कोई बुरी बात का आभास ना हो, यानी कि नॉर्मल सेंटेंस के केस में ऐसा होता है जब 3 पर्सन दिए होते हैं, 3 पर्सन प्रोनाउन के दिए रहते हैं, तो हम उनका सीक्वेंस जो है 2, 3, 1 के सीक्वेंस में लगाते हैं. जैसे कि आप देख सकते हैं यू को हमने बताया था सेकंड पर्सन होता है, ही होता है थर्ड पर्सन, और आई होता है फर्स्ट पर्सन. तो इन्होंने किस क्रम में लगाया है, 2, 3, 1 के क्रम में लगाया है. तो सेंटेंस को आप यहाँ देख सकते हैं, यू, ही एंड आई शैल स्टडी फॉर द एग्ज़ाम.
तो यहाँ से 2 3 1 का क्रम हो गया, तो ये हमारा बिल्कुल सही है। तो इस तरह हम सॉल्व करते हैं। अगर 2 3 1 में से 2 नहीं दिया हो, केवल 3 और 1 दिया हो, तो हम यही सीक्वेंस फॉलो करेंगे, पहले 3 लगाएंगे बाद में 1 लगाएंगे। सेम ऐसे ही अगर आपको 2 3 दिया हो तो आपको पहले 2 लगाना है, बाद में 3 लगाना है। इसी तरह आपको 2 3 1 में से अगर 3 ना दिया हो, केवल 2 और 1 दिया हो, तो पहले 2 लगाते हैं बाद में 1 लगाते हैं, यानी कि सीक्वेंस हमारा यही रहने वाला है। जैसे कि सेकंड एग्जांपल में आपको दिखाया गया है, ही क्या होता है, थर्ड पर्सन होता है, और आई क्या होता है, फर्स्ट पर्सन होता है। तो 2 3 1 में से 3 और 1 दिया गया है, तो हमने पहले 3 को लगाया और बाद में 1 को लगाया। तो ही एंड आई हैव फिनिश्ड आवर वर्क, तो 3 1 के अकॉर्डिंग हमने इसको लगा दिया है, 3 1 के अकॉर्डिंग लगा दिया है। तो ये हो गया हमारा सेकंड एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल में आप समझ सकते हैं, यू जो होता है वो सेकंड पर्सन होता है और ही जो होता है वो थर्ड पर्सन होता है। तो 2 3 1 के सीक्वेंस को फॉलो करते हुए हमने पहले 2 लगाया और बाद में 3 लगाया, इन दोनों को दिया है। तो ये हमने इस तरह एग्जाम्पल 3 आपको बता दिए हैं। और इसको आप याद करने की ट्रिक 231 एक कोड के रूप में याद कर लेना। 231 के कोड को हम फॉलो करते हैं। तो 231 के कोड को हम फॉलो कब करते हैं, जब नॉर्मल सेंटेंस हो, इसमें कोई बुरी बात का आभास ना हो। और जो दूसरा केस होता है दोस्तों, आपने ये देखा होगा कि ये जो केस है इसमें आई है, ही है, यू है, यानी कि मिक्स है। पूरे के पूरे सभी के सभी जितने भी पर्सन हैं वो प्लूरल नहीं है। अब सिंगुलर प्लूरल का चक्कर आपको समझना होगा। सबसे पहले 231 आपको समझ में आ गया, ठीक है। इसके बाद प्लूरल और सिंगुलर क्या होता है, तो आप सिंगुलर में नोट डाउन कर लेना, ये पहले भी हम कर चुके हैं। सिंगुलर में जो आते हैं वो ही, शी, दिस, दैट और इट, दिस दैट और इट, ये सभी क्या आते हैं, सिंगुलर में। और किसी का भी नाम हो, सपोज़ गोपाल है, राम है, ये सभी किस में आ जाते हैं, सिंगुलर में आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद एनिमल का नेम है, डॉग है, कैट है, ये सभी सिंगुलर में आते हैं। उसके बाद प्लूरल में क्या क्या आता है, तो प्लूरल में जो है वो वी, यू, दे, वी, यू, दे। उसके अलावा दीज, दोज, दीज और दोज, ये सभी प्लूरल में आते हैं। और कभी कभी यहाँ आई भी काउंट हो जाता है, लेकिन आई को नहीं लिखना है क्योंकि आई कभी काउंट होता है कभी नहीं होता है इसमें। तो प्लूरल में कौन से आते हैं आप समझ गए होंगे। रूल नंबर 2 को हमने पढ़ा। रूल नंबर हमारे लिए तो ये 1 है। और रूल नंबर 3 को पढ़ लेते हैं। 3 से पढ़ने से पहले हम एक बार रूल नंबर 4 पे चलते हैं, क्योंकि वो इसके बाद ठीक आना चाहिए। तो देख लेते हैं रूल नंबर 4 क्या कहता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं रूल नंबर 4 को, जब प्रोनाउन बहुवचन में हो तो प्रोनाउन 1 2 3 यानी कि 123 के क्रम में होना चाहिए, यानी कि पहले फर्स्ट, फिर सेकंड और लास्ट में थर्ड। यानी कि इसमें साफ कहा गया है कि बहुवचन में हो, यानी कि प्लूरल हो, तब हमें 1 2 3 का यूज़ करना है। यहाँ देख सकते हैं वी भी प्लूरल है, यू भी प्लूरल है और दे भी प्लूरल है। और वी होता है फर्स्ट पर्सन, यू होता है सेकंड पर्सन और दे होता है थर्ड पर्सन। तो यहाँ हमने 123 को फॉलो किया है। कोड याद रखना है, 123 कब लगता है, जब तीनों के तीनों कैसे हो, प्लूरल हो। अच्छा, वहाँ हमने 231 का यूज़ किया था। 231 का यूज़ इसलिए किया था क्योंकि वहाँ तीनों के तीनों जो थे वो प्लूरल नहीं थे, एक आध हो सकता है, लेकिन इसमें बात ये हो रही है कि तीनों के तीनों प्लूरल होने चाहिए, यानी कि तीनों बहुवचन हैं, तब हमें 123 को फॉलो करना होता है। और अगर उसमें से एक भी सिंगुलर है, सिंगुलर पर्सन प्रोनाउन है, तो हमें इसका यूज़ नहीं करना होता है, 231 का यूज़ करना होता है, जैसे कि प्रीवियस हम रूल को देख चुके हैं। जैसे कि इस रूल में हमने देखा था कि यू, ही एंड आई लिखा है, तो आप देख सकते हैं आई तो ये हमेशा प्लूरल नहीं होता है। ही जो है सिंगुलर है, यू प्लूरल है, तो इसमें सिंगुलर भी आ रहा है, प्लूरल भी आ रहे हैं, तब हमने 231 को यूज़ किया है। लेकिन सभी के सभी जब प्लूरल हैं तो हमने 123 कोड को यूज़ किया है, ठीक है। इसी तरह रूल नंबर 3 को और पढ़ लेते हैं, इसके बाद आपका ये पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। रूल नंबर 3 में ये साफ कहा गया कि अगर एक ही वाक्य में विभिन्न प्रोनाउन का प्रयोग करते समय यदि उनमें अपना दोष स्वीकार किया गया हो अथवा कोई बुरी बात कही गई हो तो प्रोनाउन 1 2 3 के क्रम में रखते हैं। वहाँ क्या था, कोई बुरी बात ना हो, तब हमने 231 का कोड यूज़ किया था, ठीक है। इसके बाद यहाँ कहा गया कि कोई दोष स्वीकार किया गया हो या कोई बुरी बात कही गई हो। अब बुरी बात से मतलब क्या है, तो बुरी बात को आपको बस इतना ध्यान रखना है, 2 वर्ड आएंगे, कोई मिस्चीवस एक्टिविटी हो या कोई ब्लंडर हो, तब आपने 123 का क्रम लगाना है। 123 का क्रम कब लगाना है, एक तो प्लूरल में पढ़ा था, रूल नंबर 4 हम पढ़ चुके हैं, जब भी बहुवचन हो, प्लूरल हो, तब भी हमने 1 2 3 का यूज़ करना है।
और दूसरी बात, अगर कोई मिस्चीवस एक्टिविटी हो या ब्लंडर हो, ब्लंडर का मतलब होता है बहुत बड़ी भूल हो, तो यहाँ दोष स्वीकार किया गया है या फिर कोई ब्लंडर है या फिर कोई मिस्टेक है, तब हमें 123 का क्रम फॉलो करना है और डरना नहीं है, क्योंकि यही वर्ड हमें देखने को मिलेंगे। अगर पूछा, वैसे तो ये कभी पूछते ही नहीं है, लेकिन पूछा भी तो आपको यही 2 वर्ड देखने को मिलेंगे। तो आई, यू एंड ही हैव मेड अ ब्लंडर। तो आई क्या होता है? फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन और ही थर्ड पर्सन। तो 123 का क्रम हमने कब फॉलो किया है? जब यहाँ ब्लंडर वर्ड आया है। इसी तरह हमने यू होता है सेकंड और ही होता है थर्ड, तो सेकंड थर्ड यानी कि 1 2 3 का क्रम फॉलो करा है हमने, 2 3 को फॉलो किया है। तो इसमें हमने कब यूज़ किया है? जब मिस्चीव वर्ड आया है। मिस्चीव मतलब होता है कोई दुर्व्यवहार करना या फिर कोई मिस्चीवस एक्टिविटी लाइक मिसबिहेव करना, इस तरह की एक्टिविटी करना। तो ब्लंडर भी भूल होता है। तो यहाँ अगर इस तरह के वर्ड आ रहे हैं तो 123 को फॉलो करते हैं। तो अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो इसको समझना भी मत, कोई दिक्कत नहीं है। आपको रूल नंबर 4 को ध्यान रखना है, प्लूरल जब भी आए तो 123 को फॉलो करना है। उसके अलावा अगर सिंगुलर आ जाए तो आपको 231 को फॉलो करना है, बस इतना ध्यान रखना है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो जैसे कि यहाँ क्वेश्चन में लिखा है, सबसे पहले तो मिस्टेक यहाँ माई सेल्फ की है, माई सेल्फ नहीं होना चाहिए था। दूसरी बात, अगर माई सेल्फ है भी, माई सेल्फ की जगह आई आना चाहिए सबसे पहले। तो आई एंड गोपालन लिखा है ये। अच्छा, अगर आई एंड गोपालन विल टेक केयर ऑफ द फंक्शन ऑन संडे, तो इसमें क्या यूज़ होगा? इसमें हमें 231 231 का यूज़ करना है। 231 का यूज़ करते हुए अगर आई जो होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है और गोपालन कोई भी नाम होता है वो थर्ड पर्सन में आता है। तो आपको इस रूल को फॉलो करते हुए पहले आपको 3 लिखना है, बाद में 1 लिखना है, यानी कि इसका सीक्वेंस जो है वो क्या हो जाएगा? गोपालन, सबसे पहले गोपालन आएगा, गोपालन, उसके बाद एंड आई, उसके बाद क्योंकि फर्स्ट पर्सन बाद में आता है एंड आई, फिर आगे सेंटेंस हो जाएगा विल टेक केयर ऑफ द फंक्शन ऑन संडे। तो इसमें ए पार्ट में एरर है, आप समझ गए होंगे। और सॉल्यूशन भी आप यहाँ से देख सकते हैं, ये सॉल्यूशन यहाँ से आप देख लेना। तो सेकंड क्वेश्चन यहाँ है, आप पढ़ लेना। 82nd क्वेश्चन जो है उसमें कहा गया है मे आई नो हु यू वांट टू सी प्लीज़। तो इसमें या फिर नो एरर, तो इन चारों में से क्या हो सकता है? तो यहाँ आपको साफ दिख जाएगा मे आई नो, क्या मैं जान सकता हूँ, हु यू वांट टू सी प्लीज़, कि तुम किसे देखना चाहते हो। तो यहाँ हु की जगह आ जाएगा हुम आएगा। तुम किसे देखना चाहते हो, किसको देखना चाहते हो, इसकी इंग्लिश, किसको की इंग्लिश हुम होती है। किसको देखना चाहते हो तो हुम, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट के रूप में अगर यूज़ होगा तो हुम का यूज़ होगा। हु का यूज़ हमेशा क्या होता है? सब्जेक्ट के रूप में होता है। जैसे अगर दरवाजे पर कौन खड़ा है तो हु इज़ नॉकिंग एट द डोर, नॉकिंग एट द डोर। तो हमने हु का यूज़ कैसे किया है? अगर शुरुआत में हु आया है तभी हम हु का यूज़ करेंगे कि दरवाजे पर कौन है, तो कौन के लिए हम हु का यूज़ करेंगे, हु इज़ नॉकिंग एट द डोर। लेकिन बीच में अगर हु आ रहा है तो समझ लीजिए यहाँ मिस्टेक ज़रूर हो सकती है, यहाँ हुम का यूज़ होगा। ठीक है, आपको समझ में आएगा। तो इस पार्ट का आंसर क्या है? आंसर बी पार्ट में एरर है, हु की जगह हुम होगा। और सॉल्यूशन देख लेते हैं हम लोग, ऊपर से आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। इसके बाद चलते हैं 83 नंबर वाले क्वेश्चन पे, जिसमें आपको क्या कहा गया है? ए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स वांट टू विजिट द न्यू प्लांट एज अर्ली एज पॉसिबल, या फिर डी पार्ट है नो एरर। तो एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, एक ग्रुप है फ्रेंड्स का, वो विज़िट करना चाहता है न्यू प्लांट पर अर्ली एज पॉसिबल। एज अर्ली एज पॉसिबल मतलब जितनी जल्दी हो सके, या फिर डी पार्ट नो एरर। तो कौन से पार्ट में आपको एरर लग रहा है? ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले, अगर आपको ध्यान हो तो कलेक्टिव नाउन के बारे में। तो इसमें बी पार्ट में एरर है। एरर क्यों है? क्योंकि आपको यहाँ दिख रहा है, आप फ्रेंड्स के लिए आप यहाँ एस या एस का यूज़ करेंगे या नहीं, सबसे पहली बात तो आपको ये देखनी है। तो अगर कोई ये सोच रहा है कि फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग हमने ये वर्ब लगानी है, तो वो बिल्कुल गलत सोच रहा है, क्योंकि यहाँ एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है तो ग्रुप के अकॉर्डिंग लगेगी जो भी वर्ब यहाँ आएगी। तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और इसको हम डिस्कस कर चुके हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी, अगर आपको ये नहीं पता प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है तो कोई बात नहीं, उसके अकॉर्डिंग नहीं चलना है आपको। रूल बस इतना ध्यान रखना है, अगर सिंगुलर है, कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ वर्ब में एस या ई एस का यूज़ हम करते हैं। और अगर प्लूरल है
प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ हम वर्ब में एस या ईएस का यूज़ नहीं करते हैं। ओके, ये कटा हुआ है, ये नहीं करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, तो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स यानी कि ग्रुप के लिए हम यूज़ कर रहे हैं और ग्रुप के अकॉर्डिंग यहाँ वर्ब में एस या ईएस लगेगा या नहीं लगेगा। तो आपको यहाँ पता होना चाहिए, सबसे पहले ये पता होगा आपको कि एक ग्रुप, तो ग्रुप क्या होता है? एक ग्रुप एक कलेक्टिव नाउन है। जब भी एक समूह होता है तो वो हमेशा सिंगुलर की तरह ट्रीट किया जाता है, तो ये सिंगुलर है ग्रुप। और ग्रुप में ग्रुप के अकॉर्डिंग हम जब वर्ब का यूज़ करेंगे तो वर्ब में एस या ईएस का यूज़ होगा, तो वांट्स लगेगा। ए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स वांट्स टू विजिट द न्यू प्लांट एज अर्ली एज पॉसिबल, तो यहाँ क्या आना चाहिए? वांट्स। तो बी पार्ट में एरर है और यहाँ इन्होंने फ्रेंड्स के लिए वांट का यूज़ किया है जो कि गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ वर्ब किस में आई, किसके अकॉर्डिंग आई? एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग। तो एक ग्रुप जब भी कलेक्टिव नाउन का यूज़ होगा तो वो वांट्स मतलब यहाँ वर्ब में एस या ईएस का सिंगुलर की तरह यूज़ होता है। जैसे कैटल इज़ ग्रेजिंग कहते हैं हम, तो उसमें यूज़ किसके लिए करते हैं? कैटल जो होता है वो समूह होता है, ग्रुप होता है, कलेक्टिव नाउन होता है, तो कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर की तरह ट्रीट किया जाता है। ओके, नाउ मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले आप यहाँ से ये पढ़ लेना इसका आंसर, तो यहाँ से आंसर पढ़ लेना आप। ये ग्रुप जो होता है वो हमेशा सिंगुलर कलेक्टिव नाउन की तरह यूज़ किया जाता है और सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है। सिंगुलर मतलब वर्ब कैसे लगती है? वांट में एस लगेगी तब वो सिंगुलर वर्ब कहलाएगी। तो ये रूल नहीं पढ़ना आपको, बस इतना पता होना चाहिए। अगर सिंगुलर कलेक्टिव नाउन है या फिर सिंगुलर नाउन है या सिंगुलर सब्जेक्ट है तो बस वर्ब में एस या ईएस का यूज़ करना है, आपको इतना ध्यान रखना है। उसके बाद चलते हैं आगे 84th क्वेश्चन पे, जिसमें कहा गया है ऑन अ हॉलीडे सुधा प्रेफर्स रीडिंग देन गोइंग आउट विजिटिंग फ्रेंड्स, या फिर नो एरर है। तो इसमें देखना है आपको किस पार्ट में एरर हो सकती है। ऑन अ हॉलीडे सुधा प्रेफर्स रीडिंग देन गोइंग आउट विजिटिंग फ्रेंड्स, या फिर नो एरर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं प्रीफर्स वर्ड आया है और प्रीफर्स वर्ड के साथ हमेशा टू का यूज़ होता है, लेकिन इन्होंने देन का यूज़ किया है। ऑन अ हॉलीडे सुधा प्रीफर्स रीडिंग टू गोइंग आना चाहिए आउट विजिटिंग फ्रेंड्स। तो सी पार्ट में एरर है, यहाँ सी पार्ट में एरर है, तो इसका आंसर सी पार्ट होगा। अच्छा, प्रीफर्स के साथ टू का यूज़ होता है। प्रीफर का मतलब क्या होता है? ज़्यादा पसंद करना। इसका एक एग्जाम्पल हम दे देते हैं। प्रीफर जो होता है, सबसे पहले तो आपको 3 वर्ड ध्यान रखने हैं। प्रीफर, सुपीरियर और दूसरा इन्फीरियर, तीसरा जो है इन्फीरियर। तो यहाँ स्पेलिंग आपने लिख ली होगी, प्रीफर, सुपीरियर SUPERIOR और इन्फीरियर की INFERIOR, इन्फीरियर। इन तीनों ही वर्ड के साथ हमेशा जो अगला प्रोनाउन आता है वो टू आता है, हमेशा टू का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल के लिए यहाँ देख सकते हैं आप, एग्जाम्पल के लिए जैसे शी प्रेफर्स कॉफ़ी टू टी। तो टू को मतलब यहाँ हमने टू का यूज़ किया है, देन का यूज़ नहीं किया। वह प्रेफर्स करती है कॉफ़ी को, मतलब कॉफ़ी को वह ज़्यादा पसंद करती है टी की अपेक्षा। तो यहाँ प्रीफर्स कॉफ़ी टू टी आएगा यहाँ। तो आपको ये समझ में आया होगा। जैसे सुपीरियर के साथ ही इज़ सुपीरियर टू मी, वह मेरे से सुपीरियर है। तो हमने देन का यूज़ किया नहीं किया है, टू का यूज़ किया है। तो कंपैरिजन हो रहा है भले ही, लेकिन इन तीनों वर्ड के साथ टू का यूज़ करते हैं। आपको समझ में आया होगा ये। यहाँ से आप पढ़ लेना इसका जो सॉल्यूशन है। फिर 85 से जो 87 क्वेश्चन है, इसमें मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड का यूज़ करना है हमें। जो भी मोस्ट सूटेबल वर्ड है उसका यूज़ करना है। फिल इन द ब्लैंक्स है ये। तो 85 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन आई कॉल्ड डैश हिज रेसिडेंस दिस मॉर्निंग ही वाज स्टिल इन बेड। जब मैंने उसको अपने रेसिडेंस पर बुलाया तो वो स्टिल इन बेड, तब भी सो रहा था, बेड पर था। तो व्हेन आई कॉल्ड डैश हिज रेसिडेंस दिस मॉर्निंग ही वाज स्टिल इन बेड, जब मैंने उसको उसके रेसिडेंस पर बुलाया इस मॉर्निंग, इस सुबह, तो वो स्टिल क्या था? बेड पर था, सो रहा था। तो इसका आंसर क्या होगा? किसका यूज़ होगा? आई कॉल्ड इन हिज रेसिडेंस, ऑन हिज रेसिडेंस, एट हिज रेसिडेंस या फॉर हिज रेसिडेंस। तो फॉर तो हो ही नहीं सकता, ऑन हिज रेसिडेंस भी नहीं हो सकता। अच्छा, ऑन एक बार को हो सकता है, इन हिज रेसिडेंस तो नहीं हो सकता। तो इसमें से क्या होगा? एट हिज रेसिडेंस होगा। क्यों होगा? क्योंकि एट हिज रेसिडेंस, जब भी किसी को किसी पॉइंट ऑफ प्लेस पर बुलाते हैं, एक निश्चित जगह या फिर किसी डेट पर बुलाते हैं, तो हम एट का यूज़ करते हैं हमेशा।
हिज रेसिडेंस क्या है, एक पॉइंट ऑफ प्लेस है, एक निश्चित स्थान है, और निश्चित स्थान के लिए एट का यूज़ होता है हमेशा, ये बात ध्यान रखना। व्हेन आई कॉल्ड एट हिज रेसिडेंस दिस मॉर्निंग ही वाज स्टिल इन बेड, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, इस जो पैराग्राफ है, सॉरी, इस सेट में आपको कुछ क्वेश्चंस वोकैब्स के ज़्यादा मिलेंगे, तो आपको हो सकता है ये सेट थोड़ा सा कठिन लगे, लेकिन कठिन देख के हमें डरना नहीं है, भागना नहीं है, हमें फेस करना है उस चीज़ को, क्योंकि आगे आने वाले बहुत सारे सेट्स ऐसे होंगे उसमें बहुत सारे सिंपल क्वेश्चन भी पूछे हैं। इस सेट को तीसरे नंबर पर लाने का हमारा एम बस यही था कि आपको इस बात से मतलब बताया जा सके ये बात कि इसमें वोकैब्स का भी एक बड़ा रोल रहता है। DSSB एग्जाम्स में वोकैब्स को भी आपको साथ के साथ तैयार करते हुए चलना होगा। इसमें इडियम्स एंड फ्रेसेस के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इडियम्स एंड फ्रेसेस की क्लास हम जल्दी ही शुरू कर देंगे। तो यहाँ से आप इसका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं, ये सॉल्यूशन इसका हमने प्रोवाइड कर दिया है। इसके बाद 86 क्वेश्चन है, द पोएट डाइड इन द डैश ऑफ हिज लाइफ। पोएट की मृत्यु हो गई उसकी लाइफ के किस पीरियड में, पीक लगाएंगे, एंड लगाएंगे, यूथ लगाएंगे या फिर प्राइम। तो यहाँ से देख सकते हैं क्या वर्ड इसके लिए सबसे बेस्ट होगा। तो पोएट की मृत्यु कब हुई, जब उसका सबसे महत्वपूर्ण समय चल रहा था। पोएट डाइड इन द डैश ऑफ हिज लाइफ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्राइम ऑफ हिज लाइफ, इन द प्राइम ऑफ हिज लाइफ। प्राइम का यूज़ क्यों किया, क्योंकि प्राइम किसी के भी लाइफ का प्राइम पीरियड वो पीरियड होता है जब उसका सबसे इम्पोर्टेंट पीरियड चल रहा होता है। तो यहाँ से सॉल्यूशन भी देख सकते हैं आप, ही डाइड इन द डैश ऑफ हिज लाइफ, यानी कि क्या होगा, प्राइम ऑफ हिज लाइफ, इन द प्राइम ऑफ, इन द बेस्ट, इसमें बेस्ट ये क्या होता है यहाँ से पढ़ लेते हैं, इन द प्राइम ऑफ लाइफ, इन द बेस्ट एंड मोस्ट प्रोडक्शन एंड हेल्दी पीरियड ऑफ लाइफ, मतलब जीवन का वो पीरियड होता है जो श्रेष्ठ भाग, यौवन अवस्था, यहाँ विकल्प डी प्राइम उपयुक्त उत्तर होगा। तो यहाँ क्या होगा, प्राइम का यूज़ होगा, मतलब लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट श्रेष्ठ भाग जो होता है वही प्राइम पीरियड कहलाता है। तो पोएट की मृत्यु कब हो गई, प्राइम पीरियड में हो गई, तो इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 87वां क्वेश्चन, हो सकता है ये आपको ना आए और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी लगे, इसका मतलब ना समझ में आए, तो आप इसके लिए परेशान मत होइएगा। हम आपके लिए इडियम्स एंड फ्रेसेस की क्लास ला देंगे, और कुछ ही क्लासेस में आपके सारे कंप्लीट करवा देंगे, तो उसी में से आपका पूरा फंस जाएगा। फ्रेसेस की बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है लोगों को, तो फ्रेसेस भी हम बहुत अच्छे से कवर करवा देंगे आपको। इंग्लिश में आपका बहुत बढ़िया सा सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे हम। तो यहाँ से जो 87वां क्वेश्चन है, तो ये जो क्वेश्चन है ये भी ईडियम्स का है, तो अगर आपने ईडियम नहीं पढ़े होंगे तो आपको ऑब्वियसली दिक्कत होने वाली है इस क्वेश्चन में। द डायरेक्टर डैश हिम टू टास्क फॉर हिज मिस बिहेवियर, डायरेक्टर ने उसको उसके मिस बिहेवियर के लिए क्या करा, तो टुक हिम टू टास्क, कैप्ट हिम टू टास्क, या फिर मेड हिम टू टास्क, या फिर फोर्स्ड हिम टू टास्क। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द डायरेक्टर टुक हिम टू टास्क। अब आपको ये पता होना चाहिए टुक हिम टू टास्क क्या होता है, तो इसका मतलब क्या होता है, टुक हिम टू टास्क जो होता है, टुक हिम टू टास्क, तो ये जो है वो एक ईडियम है, टुक हिम टू टास्क ईडियम। इस ईडियम का मतलब होता है टुक हिम टू टास्क का मतलब रिप्रीमेंट, किसी को डांटना, डांटने की इंग्लिश क्या होती है, रिप्रीमेंट करना, या फिर स्कॉल्ड करना, किसी को डांटना, फटकार लगाना, तो उसकी इंग्लिश होती है रिप्रीमेंट। टुक हिम टू टास्क जो है वो एक ईडियम है जिसका यूज़ हम यहाँ करते हैं रिप्रीमेंट के रूप में। रिप्रीमेंट मतलब किसी को डांटना, तो डायरेक्टर ने उसको क्या करा, ऐसे कहते हैं ना, आड़े हाथों ले लिया, हिंदी में कहते हैं, तो उसको डांटना कहते हैं। मतलब द डायरेक्टर टुक हिम टू टास्क फॉर हिज मिस बिहेवियर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टुक हिम टू टास्क। ईडियम के क्वेश्चन आपको जल्दी प्रोवाइड करने वाले हैं, लगभग 11 क्लासेस आपको ईडियम्स की देंगे, उसमें से ही आपके सारे ईडियम्स जितने भी होंगे वो फंस जाएंगे। तो यहाँ से आप इसका सॉल्यूशन भी पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन 88वां क्वेश्चन, जिसमें कहा गया है कि बेस्ट फिट ब्लैंक को भरना है हमें, कौन सा अल्टरनेटिव जो बेस्ट फिट हो रहा है इसमें, यानी कि फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है। तो 88वां क्वेश्चन देख लेते हैं। विल यू डैश माई डॉग वाइल आई एम ऑन टूर, जब मैं अपने टूर पर हूँ तो फिर तुम मेरे डॉग का क्या करना, लुक अप करना, लुक आफ्टर करना, या फिर लुक ऑन करना, लुक आउट करना। तो क्या हो सकता है इसमें,
यहाँ से देख सकते हैं आप, ये एक फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन है। ईडियम्स एंड फ्रेजेस जो होते हैं, फ्रेजल वर्ब जो होती हैं, उनकी क्लासेस हम आपको बहुत अच्छी क्लासेस प्रोवाइड करेंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन डिफ़िकल्ट लगता है तो कोई बात नहीं, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हमारी क्लासेस से आपका सारे सिलेबस फंस जाएगा, वोकैब्स का जितना भी होगा। कुछ ही दिन बाद जैसे हमने ये सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, लगभग 25 सेट्स या 20 से 25 सेट्स का हमने प्रॉमिस किया है आपसे। ये करने के बाद हम वोकैब्स पे ही आएंगे, वोकैब्स आपकी स्ट्रांग हो जाएगी हमारे क्लासेस लेने के बाद। तो इसका आंसर क्या होगा, विल यू डैश माई डॉग वाइल आई एम ऑन टूर। तो विल यू लुक आफ्टर माई डॉग। अच्छा, लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है, देखभाल करना। लुक आफ्टर जैसे आपने पढ़ा होगा, मदर लुक आफ्टर, लुक्स आफ्टर हिज सन। तो इसका मतलब क्या है, मदर लुक आफ्टर हिज सन, लुक्स आफ्टर हिज सन, इसका मतलब मम्मी अपने बेटे की देखभाल करती हैं। तो लुक्स आफ्टर हिज सन। तो लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है, देखभाल रखना, देखभाल करना। तो विल यू लुक आफ्टर माई डॉग वाइल आई एम ऑन टूर। जब मैं अपने टूर पर जाऊंगा तब तुम मेरे डॉगी का ख्याल रखना। तो लुक आफ्टर मतलब ख्याल रखना, देखभाल करना। तो इसका आंसर भी आप यहाँ से पढ़ लेना, ये इसका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट 89th क्वेश्चन, जिसमें कहा गया है फिल इन द ब्लैंक्स। कॉवर्ड्स डाई मैनी टाइम्स डैश देयर डेथ। कॉवर्ड्स यानी कि क्या होता है, कॉवर्ड्स का मतलब होता है कायर। कायर लोग डाई मैनी टाइम्स, कई बार मरते हैं अपनी मृत्यु से। अपनी मृत्यु से बिफोर आएगा, फॉर आएगा, अबाउट आएगा या फिर आफ्टर आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिफोर देयर डेथ। कॉवर्ड्स यानी कि कायर अपनी मृत्यु से पहले कई बार मरते हैं। तो बिफोर देयर डेथ, बिफोर मतलब पहले होता है। यहाँ से सॉल्यूशन भी देख सकते हैं आप। उसके बाद चलते हैं 90 नंबर के क्वेश्चन पर, जिसमें कहा गया है फिल इन द ब्लैंक्स। तो द ट्रैवलर टोल्ड अस एंड डैश स्टोरी। ट्रैवलर मतलब हमारे साथ जो यात्रा करता है उसको कहते हैं। तो ट्रैवलर ने हमें कैसी स्टोरी सुनाई, तो टोल्ड अस एंड डैश स्टोरी, कैसी स्टोरी सुनाई, एन इम्प्रैक्टिकल, इनक्रेडिबल, इनऑडिबल, इनएफेबल। तो इनएफेबल तो मतलब जो फ्रेंडली नेचर नहीं होता है उसको कहते हैं इनएफेबल, तो ये तो नहीं होगा। इनऑडिबल जो सुनाई नहीं दी गई हो, मतलब जो सुनी नहीं जा सकी, तो वो भी नहीं हो सकता। इम्प्रैक्टिकल या इनक्रेडिबल में से होगा। तो ट्रैवलर ने हमें कैसी स्टोरी सुनाई हुई, इनक्रेडिबल स्टोरी। इनक्रेडिबल मतलब जिस पे यकीन नहीं किया जा सकता, जिस पे विश्वास नहीं किया जा सकता, उसको कहते हैं इनक्रेडिबल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द ट्रैवलर टोल्ड अस एन इनक्रेडिबल स्टोरी। तो यहाँ से इसका आंसर भी आप देख लेना, 90 नंबर का क्वेश्चन है ये। 91 क्वेश्चन, जिसमें कहा गया है वही फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है ये भी। आई हैव लिव्ड इन दिल्ली डैश। अब इसमें क्या आ गया कि मैं दिल्ली में रह रहा हूँ कब से, फॉर 5 ईयर्स, सिंस 5 ईयर्स, या 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले, या फिर फॉर 5 ईयर्स एगो। तो क्या हो सकता है इसका आंसर, तो ये तो नहीं होगा, सी तो बिल्कुल कट गया, क्योंकि 5 ईयर्स एगो पहले रहता था क्या, तो ये तो नहीं हो सकता। प्रेजेंट में टेंस है, आई हैव लिव्ड इन दिल्ली। तो क्या हो सकता है, सिंस 5 ईयर्स होगा या फॉर 5 ईयर्स। तो क्या होगा, आपको यहाँ से पता होना चाहिए। सिंस का यूज़ जो है वो हम कब करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस का यूज़ करते हैं। तो सिंस और फॉर का यूज़ आप यहाँ से देख लेना। सिंस का यूज़ कब करते हैं, SINC। सिंस का यूज़ हम करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। यहाँ लिखते रहें, पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज़ करते हैं। अच्छा, ये पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, सपोज़ आपको कोई सन दियो कि मैं कोई काम 1965 से लगातार कर रहा हूँ, तो ये क्या हो गया, पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। मैं मंडे से कोई काम कर रहा हूँ, दिन का नाम दिया हो, मंडे से ये काम कर रहा हूँ, तो अभी ये पॉइंट ऑफ टाइम है। कोई मंथ का नाम दिया हो कि मैं मार्च से ये कार्य कर रहा हूँ, तो अभी वो पॉइंट ऑफ टाइम हो गया है, MARCH, मार्च। ये सभी पॉइंट ऑफ टाइम होते हैं। कोई डेट दी हो कि मैं 19 तारीख से 19/05/2021 से ये काम कर रहा हूँ, तो ये भी क्या हो गया, पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। तो पॉइंट ऑफ टाइम जब भी ये आए तो ये सिंस का यूज़ करते हैं। और फॉर का यूज़ कब करते हैं, जब फॉर का यूज़ करते हैं तो इस तरह का टाइम दिया रहता है, जैसे 5 घंटे से, तो फॉर 5 आवर्स, फॉर 5 आवर्स होता है। उसके बाद 5 मिनट से भी हो सकता है, 5 मिनट से ये कार्य कर रहा हूँ, 5 डेज से ये कार्य कर रहा हूँ, 5 ईयर्स से कोई कार्य कर रहा हूँ। तो ये सभी जो भी आए तब आपको क्या करना है,
फॉर का यूज़ करना है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं दिल्ली में मैं 5 ईयर्स से रह रहा हूँ, तो क्या आ जाएगा यहाँ, फॉर का यूज़ आ जाएगा, फॉर 5 ईयर्स, क्योंकि ये 5 ईयर्स जो हैं ये पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है। पॉइंट ऑफ टाइम होता तो सिंस का यूज़ करते। अगर यहीं इन आई हैव लिव्ड इन दिल्ली फॉर सॉरी डैश फ्रॉम सॉरी 5 ईयर्स की जगह यहाँ होता 1965, तब आपको यहाँ सिंस का यूज़ करना था, क्योंकि 1965 क्या है, एक पॉइंट ऑफ टाइम है, तो यहाँ सिंस का यूज़ कर सकते थे। लेकिन इस कंडीशन में आई हैव लिव्ड इन दिल्ली फॉर 5 ईयर्स आएगा, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है। 5 ईयर्स जो है वो ये नहीं पता कब से 5 ईयर्स, तो इसलिए फॉर 5 ईयर्स का यूज़ होगा इसमें। यहाँ से आप ये लोग पढ़ लेना, पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या होगा, फॉर का यूज़ होता है, जबकि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज़ होता है। तो ये पीरियड ऑफ टाइम में कोई निश्चित पॉइंट नहीं है, पीरियड है, तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं, जबकि पॉइंट ऑफ टाइम होता तो सिंस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है 92 नंबर का क्वेश्चन, पढ़ लेते हैं इसको। नो सूनर डिड ही गो इन डैश ही केम आउट, जैसे ही वो अंदर गया, मतलब उसको अंदर जाने की देरी नहीं हुई तब वो बाहर आ गया। तो इसका आंसर क्या होगा, नो सूनर वाला आप ये चीज़ रट लेना। सबसे पहले तो इसमें एक रूल होता है, नो सूनर के बाद डिड का यूज़ हमेशा किया जाता है। डिड का यूज़ जब हमने कर लिया, यानी कि डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है, डिड, डू सेकंड फॉर्म डिड और थर्ड फॉर्म डन, तो इसमें से हम सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं नो सूनर के बाद। नो सूनर डिड, फिर यहाँ ही और गो, यहाँ गो का यूज़ किया है, गो जो है वो फर्स्ट फॉर्म है, गो, वेंट, गॉन। तो वेंट का यूज़ नहीं किया हमने, क्यों नहीं किया, क्योंकि डिड का यूज़ ऑलरेडी यहाँ हो चुका है। डिड सेकंड फॉर्म है, जब एक साथ यहाँ सेकंड फॉर्म आ गई है तो हमने यहाँ फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो नो सूनर डिड ही गो इन, जैसे ही वो अंदर गया वैसे ही वापस आ गया। तो देन ही केम आउट, तो देन कौन सा यूज़ होता है, THAN वाला, ये बहुत ध्यान रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो THAN देन का यूज़ होता है, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। नो सूनर डिड ही गो इन देन ही केम आउट, THAN देन ही केम आउट, वह उसको अंदर जाने की देरी नहीं हुई तब तक वो बाहर आ गया, इसका मतलब ये होता है। तो THAN देन का यूज़ होगा। अच्छा, इसको पॉजिटिव में कैसे लगते हैं वो भी पूछ लिया जाता है, ये भी ध्यान रखना। पहले अगर आप इंटरमीडिएट आपने किया 12th में पढ़ा होगा कि नो सूनर वाले सेंटेंस को अगर पॉजिटिव में कन्वर्ट करते थे हम, तो इस तरह करते थे कि एज सून एज ही वेंट इन। फिर हम जो यहाँ यूज़ करते हैं देन का यूज़ ना करते हुए हम यहाँ कॉमे का यूज़ करते हैं एज सून एज वाले सेंटेंस में, देन ही केम आउट। तो इस तरह का सेंटेंस एज सून एज वाला भी पूछा जाता है, इसलिए हमने यहाँ डिस्कस किया है। एज सून एज आए तो हमेशा आपको क्या करना है, एज सून एज के बाद डिड का यूज़ नहीं करना है, ही के बाद सेकंड फॉर्म का यूज़ किया है हमने, उसके बाद कॉमा लगाया है, देन नहीं लगाना है इसमें एज सून एज वाले में, और ही केम आउट यहाँ से भी फिर सेकंड फॉर्म का यूज़ किया है हमने। तो वेंट भी सेकंड फॉर्म है, केम भी सेकंड फॉर्म है। कॉमा के बाद दोनों जो सेंटेंस आया है ये वाला और इस कॉमे से पहले वाला, दोनों सेकंड फॉर्म का यूज़ हुआ है, डिड का यूज़ नहीं हुआ है। दूसरी बात, कॉमे का यूज़ हुआ है, देन का यूज़ नहीं हुआ है। लेकिन नो सूनर वाले में डिड का यूज़ हुआ है और देन का यूज़ हुआ है, इसमें कॉमे का यूज़ नहीं हुआ है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है, और दोनों ही एक ही सेंटेंस है, एक ही मतलब होते हैं। नो सूनर डिड ही गो इन देन ही केम आउट, इसका मतलब होता है उसको अंदर जाने की देरी नहीं हुई तब तक वो बाहर आ गया। और एज सून एज ही वेंट इन ही केम आउट, इसका मतलब क्या होता है कि जैसे ही वो अंदर गया वैसे ही बाहर आ गया। तो इसका मतलब एक ही होता है, बस इसको लिखने का तरीका अलग होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव में कैसे लिखते हैं ये बता दिया हमने, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है 93rd क्वेश्चन, वोकैब का क्वेश्चन है। तो वोकैब के काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिल गए हैं। 2 क्वेश्चन ऑलरेडी हमने ईडियम का एक क्वेश्चन और एक फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन देखा था, बल्कि 2 फ्रेजल वर्ब के क्वेश्चन मिले थे हमने। उसके बाद ये 3rd क्वेश्चन मिल रहा है, सॉरी 4th क्वेश्चन ऐसा मिल रहा है जो वोकैब से संबंधित है। इसमें ऐसा अल्टरनेटिव छांटना है जो मोस्ट अपोजिट हो मीनिंग में, अपोजिट मीनिंग छांटना है इसमें। यहाँ कहा गया है मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग जो हो। तो इसमें कंसीड का मतलब क्या होता है, कंसीड का मतलब आप यहाँ से अभी के लिए नोट डाउन कर लेना। कंसीड का मतलब होता है मान लेना या स्वीकार करना। कंसीड का मतलब होता है स्वीकार करना या मान लेना। तो इसका अपोजिट मीनिंग क्या होगा, रिफ्यूज़ मतलब मना करना।
रिफ्यूज़ मतलब होता है मना करना, कंसीड का मतलब मान लेना, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। एक्सीड का मतलब तो बिल्कुल सेम होता है, कंसीड का मतलब भी मान लेना होता है और एक्सीड का मतलब भी मान लेना होता है। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है विरोध करना। अगर आपको रिफ्यूज़ नहीं दिया रहता तब आप ऑब्जेक्ट लगा सकते थे यहाँ, लेकिन ऑब्जेक्ट की जगह हमें यहाँ बिल्कुल सिमिलर मीनिंग मिल रहा है कि मान लेना और मना करना, तब हम रिफ्यूज़ लगाएंगे। अगर रिफ्यूज़ नहीं दिया रहता तो ये भी हमारा सही हो जाता, विरोध करना। ठीक है, 93rd क्वेश्चन हो गया। इसके बाद चलते हैं आगे, यहाँ से आप ये सॉल्यूशन भी देख लेना। इसके बाद है 94th क्वेश्चन, जिसमें कहा गया है मेलिन का अर्थ क्या है। MALIGN, मेलिन का अर्थ क्या होता है? तो मेलिन मीन्स होता है बहिष्कार करना, बहिष्कार करना या फिर किसी की बुराई करना। मेलिन के दो अर्थ होते हैं। मेलिन का मतलब एक तो हार्मफुल होता है, कोई चीज़ हार्मफुल होती है उसको मेलिन कहते हैं। दूसरी बात, मेलिन का अर्थ एक और होता है, मेलिन का अर्थ मतलब होता है किसी की बुराई करना, बदनामी करना, बदनामी करना। तो किसी की बदनामी करना ये भी मेलिन का अर्थ होता है। तो यहाँ कौन सा इसका मोस्ट जो अपोजिट मीनिंग है वो कौन सा हो सकता है? मेलिन मतलब बदनामी करना, और इसका उल्टा क्या होता है? किसी की प्रशंसा करना। तो प्रेज़ का मतलब होता है प्रशंसा करना, ये अपोजिट मीनिंग है। डिस्पैरेज तो इसका सिमिलर मीनिंग है, डिस्पैरेज का मतलब भी बुराई करना होता है या कलंक लगाना होता है, तो ये दोनों सिमिलर मीनिंग है। प्योरीफाई तो नहीं हो सकता इसका, रिप्रेस मीन्स दबाना होता है, ये भी नहीं हो सकता। तो इसका आंसर क्या होगा? ए, प्रेज़। ऑप्शन ये ए करेक्ट है। और यहाँ इसका आंसर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके 95 से 98 वो पैराग्राफ के हैं, ये लास्ट में करते हैं हम। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन हमें वोकैब का देखने को मिला है, 99th क्वेश्चन। तो इसका ट्राइवल का मतलब क्या होता है? ट्राइवल मीन्स होता है तुच्छ। तो इसमें करना क्या है? हमें सेम मीनिंग जो दिखा रहा हो, यानी कि सिनोनिम पूछा है। ट्राइवल मतलब तुच्छ होता है, तुच्छ का मतलब जो बहुत ज़्यादा नीच होता है, छोटा होता है, तो उसको कहते हैं ट्राइवल। तो ट्राइवल का जो मीनिंग है वो क्या होगा? फ्रीवोलस। फ्रीवोलस का मतलब भी क्या होता है? तुच्छ या फिर बहुत छोटा, नीच इंसान, तो उसको कहते हैं फ्रीवोलस। ट्राइवल का मतलब ये होता है। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे, तो इसका आंसर यहाँ से आप देख लेना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है मैग्नेनिमस, 100 नंबर का क्वेश्चन। तो मैग्नेनिमस का मतलब क्या होता है? मैग्नेनिमस मीन्स होता है उदार, जो बहुत ज़्यादा उदार व्यक्ति होता है, उदार प्रवृत्ति का होता है, या दानी जिसका नेचर होता है। तो उदार की इंग्लिश क्या होगी? मैग्नेनिमस। इसका सिमिलर मीनिंग क्या हो सकता है? मैग्नेनिमस मतलब जेनरस आदमी, जेनरस मतलब उदार, जो व्यक्ति उदार होता है उसको हम जेनरस भी बोलते हैं। लग्जूरियस क्या होता है? लग्जूरियस तो आपको पता होगा क्या होता है। लग्जरियस मतलब जो बहुत ज़्यादा शौक मौज करे, उस टाइप का इंसान। लो माइंडेड पता होगा। विंडिक्टिव मतलब, विंडिक्टिव क्या होता है? यहाँ से नीचे से पढ़ लेते हैं हम। यहाँ विंडिक्टिव होता है प्रतिशोधित, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। अच्छा हाँ, विंडिकेट मतलब प्रतिशोध लेना होता है ना, विंडिकेट मतलब प्रतिशोध लेना, बदला लेना को कहते हैं विंडिकेट। तो विंडिक्टिव मतलब प्रतिशोधित। ठीक है, इसके बाद तो ये आपको सिनोनिम कैसे करने हैं वो हम आपको बता देंगे कुछ दिन बाद, बस ये सेट कंप्लीट कर लें, उसके बाद सिनोनिम कई नंबर लेंगे। लास्ट क्वेश्चन जो हमारा पैरा का रह गया है वो देख लेते हैं आप। तो ये पैरा जो क्वेश्चन है, ये सबसे पहले पैराग्राफ हम पढ़ते हैं, उसके बाद आपको यहाँ से रीड करना है हमारे साथ साथ और मतलब समझते रहना है। उसके बाद क्वेश्चन का आंसर आपको ही देना होगा। देखते हैं। रेन्ड एरियाज़ कंसिस्ट ऑफ 70% ऑफ द कल्टिवेटेड लैंड इन इंडिया एंड अराउंड 84% ऑफ द कल्टिवेटेड एरिया इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में 84% जो है वो रेन्ड एरिया से कवर्ड है। और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में ऐसा लैंड कितना है? 70% जो एरिया है वो ऐसा है जो कल्टिवेटेड लैंड इन इंडिया, वो रेन्ड एरिया है। रेन्ड एरिया का मतलब क्या होता है? अच्छा, सबसे पहले तो कल्टिवेटेड एरिया का मतलब पता होना चाहिए। कल्टिवेटेड एरिया मतलब जिस पर खेती की जाती है, कृषि की जाती है, उसको कहते हैं। तो इंडिया में 70% ऐसा एरिया है जो जिसमें कृषि की जाती है और उसमें कोई और सिंचाई के साधन नहीं है, तो उसको कहते हैं रेन्ड एरियाज़। जो एरिया पूरी तरह से रेन यानी कि वर्षा पर निर्भर रहता है, तो ऐसे को एरिया को कहते हैं रेन्ड एरियाज़। तो इंडिया में ऐसा 70% एरिया ऐसा है कल्टिवेटेड लैंड के अंतर्गत जिसमें रेन पर हम निर्भर रहते हैं। अगर वर्षा हो गई अच्छी तो वहाँ फसल अच्छी हो सकती है, और वर्षा नहीं हुई तो वहाँ पर जो फसल होती है वो बिल्कुल ख़राब होती है। और पूरे वर्ल्ड की बात करें तो 84% ऐसा एरिया है
कल्टिवेटेड एरिया ऐसा है जो रेंड एरियाज़ के अंतर्गत आता है। सच एरियाज़ हैव बीन नॉन फॉर लो प्रोडक्टिविटी बट थिंग्स आर लुकिंग अप विद द इंट्रोडक्शन ऑफ इम्प्रूव टेक्नोलॉजी। ऐसे जो एरियाज़ हैं उनमें प्रोडक्टिविटी लो होती है, लेकिन आजकल की इम्प्रूविंग टेक्नोलॉजी को देखते हुए हम इन चीज़ों को ऊपर देख रहे हैं, क्योंकि आजकल जो टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट हुई है उसके लिए हम उसकी वजह से हम रेंड एरियाज़ में भी प्रोडक्टिविटी को हम बढ़ा सकते हैं। लुकिंग अप मतलब उसकी तरफ हम देख रहे हैं, आगे की ओर बढ़ने की ओर। इट इज़ नाउ पॉसिबल टू डबल फार्म प्रोडक्शन इन द रेंड एरियाज़। अब ऐसे एरिया रेंड एरियाज़ में भी प्रोडक्शन जो है अपना रहा उत्पादन उसको भी डबल किया जा सकता है इफ़ एडिक्वेट केयर इज़ बेस्टोड ऑन सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, वाटर हार्वेस्टिंग, एडॉप्शन ऑफ एप्रोप्रिएट क्रॉपिंग सीक्वेंसेस एंड प्रैक्टिसेस। तो अगर हम इन सभी चीज़ों को अपनाते हैं तो उसको जो प्रोडक्शन है उसको दुगना किया जा सकता है, जैसे सॉइल और वाटर का कंजर्वेशन करें, वाटर हार्वेस्टिंग करें, एडॉप्शन ऑफ एप्रोप्रिएट क्रॉपिंग सीक्वेंसेस की किस फसल को किसके बाद उगाना चाहिए। कहते हैं एक ही फसल उगाते हैं तो उसकी उर्वरता नष्ट हो जाती है, तो क्रॉपिंग सीक्वेंसेस भी इंपॉर्टेंट रहता है कृषि में। उसके बाद प्रैक्टिस किस तरह की मेथड को अपनाएं प्रैक्टिस में, एंड ट्रेनिंग ऑफ एक्सटेंशन वर्कर्स फार्मर्स, इनको भी ट्रेनिंग देनी चाहिए कि किस तरह की हमें खाद का यूज़ करना चाहिए, बीज कौन सी किस्म के लगानी चाहिए। तो ये सभी ट्रेनिंग के लिए होते हैं जिनको इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट्स मिलना चाहिए फार्मर्स को, सच एज इनपुट्स, लोन की फैसिलिटी और मार्केटिंग फैसिलिटी की। जब जब प्रोडक्शन आया तो उनको मार्केट में भी किस तरह पहुँचाया जाए, उनकी बिक्री हो जाए, ये सभी चीज़ें, लोन की फैसिलिटी, ये सभी चीज़ें उन्हें देनी चाहिए ताकि उनका प्रोडक्शन डबल हो सके। रेंड एरियाज़ की बात चलिए तो रेंड एरियाज़ वेयर फार्मिंग इज़ अंडरटेकन इंक्लूड एरिड, सेमी एरिड लैंड्स एंड वेटलैंड्स। तो रेंड एरियाज़ के अंतर्गत ऐसी फार्मिंग आती है जहाँ शुष्क क्षेत्र होते हैं और अर्ध शुष्क, सेमी एरिड मतलब अर्ध शुष्क क्षेत्र होते हैं, और वेटलैंड्स होते हैं, आर्द्र भूमि होती हैं। तो रेंड एरियाज़ ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ रेनफॉल 500 mm होता है। वेयर लाइव स्टॉक कैन बी रेस्ड, जहाँ लाइव स्टॉक मतलब होता है पशुधन, पशु जो होते हैं उनको हम रेस कर सकते हैं, उनको बढ़ावा दे सकते हैं ऐसे एरियाज़ में। ग्रासेज ऑन फॉडर को, ट्रीज़ को ग्रो कर सकते हैं। ड्राई लैंड हॉर्टिकल्चर कैन बी प्रैक्टिस आर ऑल्सो कॉल्ड रेंड एरियाज़। तो रेंड एरियाज़ में हम क्या क्या और चीज़ें कर सकते हैं, सबसे पहले लाइव स्टॉक को बढ़ा सकते हैं, जैसे पशुधन, पशुओं की संख्या को बढ़ा सकते हैं, ये अन्य काम कृषि के साथ साथ हम कर सकते हैं। ग्रासेज ऑफ फॉडर, फॉडर मतलब होता है चारे के रूप में हम जो उगा सकते हैं, इस तरह की फसलें जो चारे में उपयोग की जाती हैं उनको भी उगा सकते हैं इस एरियाज़ में। और इस तरह के एरियाज़ में हम हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा दे सकते हैं। हॉर्टिकल्चर मतलब फूलों की खेती होती है, उसको भी बढ़ावा दे सकते हैं हम। तो ये सभी चीज़ें इस रेंड एरियाज़ के बारे में कही गई हैं। मोस्ट ऑफ द रेंड एरियाज़ आर इनहेबिटेड बाय वेरी पुअर फार्मर्स एंड मार्जिनल लेबर्स हु नीड ट्रेनिंग इन सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, हार्वेस्टिंग एंड रन ऑफ वाटर। ऐसे एरियाज़ में मोस्टली ऐसे किसान रहते हैं जो अत्यंत गरीब होते हैं, मार्जिनल लेबर्स होते हैं जो केवल अपनी रोजी रोटी ही कमा पाते हैं। तो ऐसे फार्मर्स को ट्रेनिंग की ज़रूरत है कि सॉइल और वाटर कंजर्वेशन किस तरह किया जा सकते हैं, और उनमें जो रन ऑफ वाटर है, वाटर की खासतौर से इसमें कमी रहती है रेंड एरियाज़ में, क्योंकि रेन जो है वो मुश्किल से 4-5 महीने ही होती है। इसके बाद साल भर हमें क्या होता है, साल भर हमें पानी जो की समस्या रहती है। तो इसके लिए वाटर ऑफ को किस तरह, जो वाटर ऑफ मतलब होता है जैसे अगर कोई एरिया आपका इस तरह है तो यहाँ से अगर वर्षा हुई तो ये वाटर जो है रन ऑफ कर जाता है, यहाँ से निकल जाता है। तो इसको हम किस तरह इसको कंज़र्व करें ताकि ये आगे वाले समय में जब रेन नहीं होती है तब भी उसका यूज़ किया जा सके, तो इसको कहते हैं वाटर कंजर्वेशन। इसी तरह सॉइल जब यहाँ से मूव कर जाती है तो उसको हम किस तरह कंज़र्व कर सकते हैं, तो उसको कहते हैं सॉइल कंजर्वेशन। तो इस तरह की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए इस एरियाज़ में। टू मेक फार्मिंग रिम्यूनरेटिव, फार्मिंग को रिम्यूनरेटिव यानी कि प्रॉफिटेबल बनाने के लिए और कॉमर्शियली वाइबल यानी कि व्यापारिक रूप से लाभप्रद बनाने के लिए डाइवर्सिफिकेशन इन फार्मिंग हैज़ टू बी प्रमोटेड। तो प्रमोटेड क्या होना है, डाइवर्सिफिकेशन मतलब एक ही खेती पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बहुत सारी फसलों का डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। फार्मर्स नीड सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट इन द इनिशियल स्टेजेस विद से ए लॉन एंड लॉन्ग टर्म्स बेसिस टू क्रिएट ए डेवलप एसेट्स। मतलब एसेट्स मतलब संपत्ति को डेवलप के लिए उन्हें फार्मर्स को सपोर्ट किया जाना चाहिए, उन्हें लॉन्ग टर्म के बेसिस पर लोन दिया जाना चाहिए इनिशियल स्टेज पर, यानी कि प्रारंभिक अवस्था पर। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो गाँव में होती हैं उन्हें भी प्रमोट करना चाहिए, स्ट्रेंथन फॉर गिविंग फार्मर्स इनपुट्स एंड हेल्पिंग देम मार्केट देयर प्रोड्यूस। तो इस तरह की फैसिलिटीज़ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को भी देनी चाहिए फार्मर्स को, यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो वहाँ होती हैं गांव के स्तर पर उन्हें भी प्रमोट किया जाना चाहिए। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम।
95वां क्वेश्चन है, सबसे पहले आपको पढ़ना है, यहाँ से आंसर देना है बिना देखे। फार्मर्स प्रोडक्शन इन द रेंड एरियाज कैन बी डबल्ड इफ़। फार्मर्स का जो प्रोडक्शन है वो डबल किया जा सकता है। कब? फार्मर्स के प्रोडक्शन को कब डबल किया जा सकता है? रेंड एरियाज़ में डबल किया जा सकता है प्रोडक्शन को कब? तो यहाँ से पढ़ सकते हैं कैन बी डबल्ड इफ़। प्रोडक्शन को डबल कब किया जा सकता है? तो प्रोडक्शन को डबल, केयर इज़ नॉट टेकन, क्या देखभाल नहीं की जानी चाहिए सॉइल की, सॉइल कंजर्वेशन नहीं किया जाना चाहिए, तो ये तो बिल्कुल गलत है। वाटर हार्वेस्टिंग इज़ नॉट टेकन केयर ऑफ, वाटर हार्वेस्टिंग की केयर नहीं की जानी चाहिए, ये भी बिल्कुल गलत है। एक्सटेंशन वर्कर्स आर नॉट ट्रेंड प्रॉपरली वर्कर्स को ट्रेन नहीं किया जाना चाहिए क्या ऐसे एरियाज़ में, ये भी गलत है, ट्रेनिंग की तो ज़रूरत होती है। बी ऑप्शन देखना यहाँ से, केयर इज़ कन्फर्ड ऑन वाटर कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, बिल्कुल सही। ऐसे एरियाज़ में, रेंड एरियाज़ में, यहाँ वाटर रन ऑफ कर जाता है, यहाँ से बह जाता है पानी, तो इसको क्या कंजर्व करने की ज़रूरत है, तो इसलिए ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि केयर की जानी चाहिए किसकी, वाटर कंजर्वेशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 96वां क्वेश्चन, जिसमें कहा गया है रेंड एरियाज़ इंक्लूड। रेंड एरियाज़ कैसे एरियाज़ होते हैं? तो सबसे पहले इसको पैराग्राफ में चलते हैं, रेंड एरियाज़ के बारे में क्या कहा गया था। तो यहाँ से आप पढ़ना, रेंड एरियाज़ के बारे में ये कहा गया था कि रेंड एरियाज़ वेयर फार्मिंग इज़ अंडरटेकन इंक्लूड, कैसे एरियाज़ होते हैं? एरिड होते हैं, सेमी एरिड होते हैं, वेटलैंड्स होते हैं, और एरिया विद रेनफॉल अप टू 500 mm। तो 500 mm यानी कि 500 मिलीमीटर की जहाँ वर्षा होती है वो एरिया क्या कहलाते हैं? रेंड एरियाज़ कहलाते हैं। 500 mm को अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो इसको 10 से डिवाइड करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो 50 सेंटीमीटर में ये कन्वर्ट हो गया। तो ऐसे एरियाज़ जहाँ 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है वो कैसे एरिया होते हैं? रेंड एरियाज़। तो इसका आंसर आपको देना है 96वां क्वेश्चन। रेंड एरियाज़ कैसे एरियाज़ होते हैं? ए वेयर ग्रासेज आर नॉट बी ग्रोन, जहाँ ग्रास नहीं उगती है, या फिर एरियाज़ वेयर ड्राई एंड हॉर्टिकल्चर कैन नॉट बी प्रैक्टिस, जहाँ ड्राई लैंड हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिस नहीं की जा सकती, मतलब कि फूलों की खेती नहीं की जा सकती, ऐसे रेंड एरियाज़ होते हैं। या फिर एरियाज़ इन विच पुअर फार्मर्स डू नॉट रिसाइड, जहाँ पुअर फार्मर्स नहीं रहते हैं। या फिर रेन जहाँ 50 सेंटीमीटर होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जहाँ रेन 50 सेंटीमीटर होती है ऐसे एरियाज़ को रेंड एरियाज़ कहते हैं। यहाँ से आप ऑप्शन भी देख लेना आंसर। लास्ट क्वेश्चन है 98वां क्वेश्चन, जिसमें कहा गया कि गवर्नमेंट नीड सपोर्ट टू फार्मर्स। गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए फार्मर्स को विद, किसके साथ? शॉर्ट टर्म लोन देने चाहिए, लॉन्ग टर्म लोन देनी चाहिए, या फिर लोन्स टू डिस्ट्रॉय एसेट्स, लोन उनकी संपत्तियों को नष्ट करने के लिए, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल कट गया। डिपॉजिट इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, कोऑपरेटिव सोसाइटी में जमा करने के लिए, तो क्या हो सकता है? इसका पैरा में चलते हैं हम। तो पैरा नंबर 3 में यहाँ क्या लिखा था कि स्टेजेस विद से लोन, लॉन्ग टर्म बेसिस लोन दिया जाना चाहिए गवर्नमेंट को इनिशियल स्टेजेस में। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी क्या हो जाएगा? जिसमें लॉन्ग टर्म लोन्स दिए जाने चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, और अगले वाले सेट में हम जल्दी मिलेंगे, और आपको पूरे के पूरे प्रैक्टिस सेट करने हैं अच्छा रिज़ल्ट के लिए। आप यकीन मानिए, अगर पूरे 20 से 25 सेट्स अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आप इंग्लिश में अच्छा खासा एक स्कोर कर पाएंगे, 18 से अबव ही करेंगे आप पूरे प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद। बस आपको वोकैब्स की प्रॉब्लम जो है वो हम आपको सॉल्व कर देंगे कुछ दिन बाद, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाले हैं। इसके बाद आपका वोकैब्स की क्लासेस ही स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।